नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक अलग एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। और बताइए प्यारे बच्चों, कैसे तैयारी चल रही है? अच्छी चल रही है? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा एकदम नजदीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी क्रम में हम आज जो है क्लास 12 के केमिस्ट्री का पूरे चैप्टर यानी आल चैप्टर का हम लाए हैं एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न। आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों की 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन एमसीक्यू होता है यानी बहुविकल्पी प्रश्न होता है। तो पूरे हम आल चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, जो 100% आने की संभावना है, आज हम लाए हुए हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विलयनों का अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन अगर कहा जाए तो ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आप लोग पेपर उठा कर देख लेंगे। कह रहे कि विलयनों का अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। क्या प्रासरण दाब नहीं है, या हिमांक में अवनमन है नहीं है, या पृष्ठ तनाव नहीं है, या वाष्प दाब का अवनमन नहीं है। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे आप लोग याद भी होगा, पढ़े भी होंगे कि विलयनों का अणुसंख्यक गुणधर्म जो होता है वो प्रासरण दाब भी होता है, हिमांक में अवनमन भी होता है, वाष्प दाब का अवनमन भी होता है, या क्वथनांक में उन्नयन भी होता है। ये चारों याद रखेंगे। लेकिन पृष्ठ तनाव जो है प्यारे बच्चों वो विलयनों का अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता है। और हमको पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है? नहीं वाला पूछ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। यानी पृष्ठ तनाव जो है प्यारे बच्चों वो अणुसंख्यक का गुणधर्म नहीं होता है। यह आप लोग एकदम याद रखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। ये देखिए, 180 ग्राम जल के कितने अणु, कितने मोल होते हैं? 180 ग्राम के 180 ग्राम जल में यहाँ थोड़ा सा बना लेंगे। 180 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं? यह में होगा, ठीक है ना। 180 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं? 1 मोल, 18 मोल, कि 10 मोल, कि 100 मोल? तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन जो है इतना महत्वपूर्ण है कि ये बहुविकल्पी में तो मिलेगा ही, ये 1 से 2 नंबर में भी मिल सकता है, क्योंकि ये जो है रटने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों कैसे निकालेंगे। तो 180 ग्राम मोल, हम मोल को निकालने का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों मोल, जिसको एन से रिपीट करते हैं। मोल बराबर भार बटा अणुभार, याद रखेंगे। मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार। तो भार प्यारे बच्चों कितना दिया है? 180 ग्राम दिया है। चलिए, और अणुभार कितना होता है हम निकाल लेते हैं यहाँ, H2 का अणुभार। तो H2 का अणुभार हम निकालेंगे कैसे? तो प्यारे बच्चों आज हम बता दे रहे हैं कि अणुभार निकालेंगे कैसे। तो 2 और गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और धन ये हो जाता है ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। तो इसको जब हल करेंगे तो 2 एक 2 प्लस 16 यानी 18 हो जाएगा। तो ये हमारा 18 हो जाएगा। अब काट दो 18 दहा के 180, यानी ये कितना हो जाएगा मोल? 10 मोल हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो कि हमारा आंसर राइट आंसर क्या होगा? सी होगा प्यारे बच्चों, सी होगा, सी होगा। इस तरह से प्यारे बच्चों ये बिल्कुल ही आसान है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है प्यारे बच्चों। तो इसलिए ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट दीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सेल स्थिरांक की इकाई है। यस, यस का मतलब साइमन है प्यारे बच्चों। बता दें आप लोगों को, यस का मतलब क्या समझेंगे? साइमन। यस का मतलब होता है साइमन, साइमन। और साइमन किसको बोलते हैं? ये ओम इनवर्स को, ओम इनवर्स को साइमन बोलते हैं प्यारे बच्चों, जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर इनवर्स। तो बता दें प्यारे बच्चों सेल स्थिरांक यानी x बराबर होता है L बटा A। L जो है लंबाई है प्यारे बच्चों, क्या है? लंबाई है। और ये जो है आपका क्षेत्रफल है। तो लंबाई का मात्रक आप लोग समझ ही रहे हैं, मीटर होगा। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 से ही कट जाएगा तो बचेगा 1 बटा सेंटीमीटर, और इसी को तो बोलते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा राइट आंसर? सेल स्थिरांक की जो इकाई होगी प्यारे बच्चों वो डी यानी सेंटीमीटर इनवर्स, या प्रति सेंटीमीटर भी हो सकता है, या प्रति सेंटीमीटर, दोनों याद रखेंगे प्यारे बच्चों, दोनों रूप में दे सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। तनुजा, तनुता है, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है?
विशिष्ट चालकता क्या होती है प्यारे बच्चों, बढ़ती है कि घटती है कि स्थिर रहती है कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि तनुता बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता प्यारे बच्चों बढ़ेगी। एकदम याद रखेंगे, कान खोलकर सुन लीजिए कि जब तनुता हम बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता जो होती है वो बढ़ती है प्यारे बच्चों, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो इसलिए हमारा जो है ए विकल्प जो है बिल्कुल राइट होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही होगा। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है, मात्रक है। आप लोग पढ़े होंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, लेकिन प्रथम कोटि की अभिक्रिया तक ही है। तो इसलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक है क्या? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, या सेकंड इनवर्स, या मोल स्क्वायर लीटर के पावर -2 और सेकंड इनवर्स। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है प्यारे बच्चों, शून्य कोटि, यहाँ शून्य कोटि है और यहाँ वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है प्यारे बच्चों वो होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इस चीज को याद रखेंगे, यानी हमारा विकल्प जो है ये जो है सही है, बिल्कुल ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आर्हेनियन समीकरण है, आर्हेनियन समीकरण ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो आर्हेनियन समीकरण है क्या? के इक्वल टू माइनस ए ई के पावर माइनस ए ई ए बाई आर टी, के इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी, के इक्वल टू ए ई ए के पावर ई ए बाई आर टी, या के इक्वल टू ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, जो आर्हेनियन समीकरण होता है वो होता है के इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी होता है, जहाँ के जो है आपका स्थिरांक है, ए जो है आपका ये जो है संकीर्ण गुणांक है, ठीक ना, ई जो है आपका, ये आर जो है आपका गैस स्थिरांक है, टी जो है टेम्परेचर है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये आप लोगों का जो हो जाएगा ऑप्शन ये होगा। देखिएगा थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है सब में, क्योंकि यहाँ भी वही है लेकिन माइनस लग गया है, इसलिए माइनस वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऊपर जो ई के पावर जो होगा ई वो माइनस होगा, और ये जो है संकीर्ण ऊर्जा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथेनाइड श्रेणी में समान आक्सीकरण अवस्था है, यानी लेंथेनाइड श्रेणी में ऐसे आक्सीकरण अवस्था तो कई तरह से होता है, कई होता है, लेकिन कह रहा है कि समानता जनरली जो आक्सीकरण अवस्था है वो +2 है कि +3 है कि +4 है कि +5 है। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, जो लेंथेनाइड श्रेणी में समान आक्सीकरण अवस्था को देखा जाता है तो वो +3 होता है प्यारे बच्चों। याद रखेंगे क्या होता है, वो +3 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम आक्सीकरण अवस्था किसके द्वारा दर्शाई जाती है? जो मैक्सिमम आक्सीकरण संख्या दर्शाया जाता है वो किसके द्वारा निम्न में से दर्शाया जाता है? क्या CO यानी कोबाल्ट के द्वारा, क्रोमियम यानी Cr, वेनेडियम V, और Mn यानी मैग्नीज। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, इन ऑप्शनों में से जो सबसे उच्चतम आक्सीकरण अवस्था जो दर्शाता है वो होता है मैग्नीज, Mn मैग्नीज होता है प्यारे बच्चों। तो इसको हम लॉक करते हैं, यानी ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। K3FeCN6 में Fe की आक्सीकरण संख्या है। एक क्वेश्चन आक्सीकरण संख्या पर जरूर रहेगा प्यारे बच्चों, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग भली भात देख लीजिए। क्या शून्य होता है कि +2 होता है कि +1 होता है कि +3 होता है? चलिए इसको हम यहाँ निकाल कर देखते हैं प्यारे बच्चों की होता क्या है। तो ये है K3FeCN6 में Fe की। तो अब देखिए ये पोटेशियम है, इसकी जो है आक्सीकरण संख्या जो होती है वो +1 होती है, और गुणे 3 प्लस जिसका निकालना होता है x मान लेते हैं प्यारे बच्चों, और इंटू 6, और ये -1 होती है CN की, इक्वल टू 0। यहाँ कुछ आयन नहीं है तो 0 हो जाता है। 3 में 1 से गुणा होगा तो +3, और ये x और इसमें गुणा होगा तो -6 इक्वल टू 0। तो x और ये 6 में से, ये 3 में से -6 हो गया तो -3 इक्वल टू 0। तो x बराबर इधर जाएगा तो +3। तो इस तरह से x की यानी Fe की जो आक्सीकरण
संख्या है प्यारे बच्चों वो +3 की हो जाएगी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसको आप लोग देख लेंगे और इस पर आधारित एक जरूर रहेगा, एक क्वेश्चन तो जरूर रहेगा प्यारे बच्चों, इसलिए इसको आप लोग भली बात देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उपसंयोजक यौगिक नहीं बनाता है, यानी कौन उपसंयोजक नहीं बनाता है, यानी ए नहीं बनाता है, यानी ए ऑप्शन जो है क्रोमियम 2+, बी विकल्प है सोडियम प्लस आयन, सी है क्रोमियम 3+ आयन और यहाँ डी जो है कोबाल्ट 2+ आयन। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी 100% आने की संभावना होती है। तो इसमें जो उपसंयोजक यौगिक नहीं बनाता है, नहीं वाला ऑप्शन को देखना है। तो याद रखेंगे सोडियम आयन, जो सोडियम यानी Na+ होता है वो नहीं बनाता है प्यारे बच्चों, उपसंयोजक यौगिक नहीं बनाता है। तो इस तरह से 10वां का जो विकल्प जो होगा प्यारे बच्चों वो बी होगा। तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सबसे मीठी शर्करा है, सबसे मीठी शर्करा क्या होती है? ग्लूकोज होती है कि माल्टोस होती है कि सुक्रोज होती है कि फ्रक्टोज होती है? फ्रक्टोज होती है। तो आप लोगों को बता दें प्यारे बच्चों जानकारी के लिए कि ग्लूकोज जो होता है वो एक तरह की शर्करा ही है, सारा तो शर्करा ही है, लेकिन ये जो है ग्लूकोज किससे मिलता है? तो ये अंगूरों में मिलता है, मतलब अंगूर में, शहद में ये सब मिलता है। तो ये मीठी शर्करा ये भी है, लेकिन माल्टोस भी जो है ये भी एक शर्करा है। सुक्रोज यानी चीनी है, चीनी मिलता है, और फ्रक्टोस यानी फलों में मिलता है प्यारे बच्चों। तो याद रखेंगे इन ऑप्शनों में से जो सबसे मीठी शर्करा है प्यारे बच्चों वो होता है फ्रक्टोस। याद रखेंगे ये ऑप्शन जो है आपका डी सही होगा, फ्रक्टोस होता है। अगला क्वेश्चन है दूध में शर्करा होती है, सुक्रोज होती है कि माल्टोस होती है कि ग्लूकोज होती है कि लैक्टोस होती है? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों जो दूध में शर्करा पाई जाती है वो होती है लैक्टोस। क्या होती है प्यारे बच्चों? लैक्टोस होती है प्यारे बच्चों। ये डी ऑप्शन जो है आपका सही होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो जल्दी इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि कैनिजारो क्रिया द्वारा फॉर्मल्डिहाइड बनाता है, मतलब कैनिजारो एक क्रिया का नाम है, उससे जो है फॉर्मल्डिहाइड बनाता है। क्या? मेथेन कि मेथिल एल्कोहल कि मेथिल साइनाइड कि एथिलेमिन? तो इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम समझिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो है कैनिजारो क्रिया द्वारा फॉर्मल्डिहाइड जो बनाता है वो मेथिल एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है प्यारे बच्चों? मेथिल एल्कोहल बनाता है। इस ऑप्शन को याद रखेंगे। ईथर होते हैं, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। ईथर होते हैं, क्या उदासीन होते हैं कि क्षारी होते हैं कि अम्लीय होते हैं कि उभयधर्मी होते हैं? तो आप लोग जानते हैं ईथर, ईथर बोले तो ROR, यानी यहाँ जो है R एल्किल है, R बराबर क्या है? एल्किल है। तो ऑक्सीजन के दोनों ओर एल्किल जुड़ा होगा, यानी समान भी एल्किल हो सकता है और असमान भी हो सकता है। तो ईथर जो होते हैं प्यारे बच्चों ये जो है क्षारी होते हैं, इसको आप याद रखेंगे। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? क्षारी होते हैं, यानी ऑप्शन जो है बी सही है आपका, है ना। तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से क्या पहचाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से क्या पहचाना जाता है? क्या नाइट्रो एल्किन पहचाना जाता है, या एल्किन, या एल्कोहल, या एल्किल एमीन? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से एल्कोहल यानी एल्कोहल को पहचाना जाता है प्यारे बच्चों। किसको पहचाना जाता है? एल्कोहल को। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, इसको याद रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र क्या है? एल्किल हैलाइड, एल्केन नहीं पूछ रहा है ना, एल्किल पूछ रहा है, एल्किल हैलाइड पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n(x)5 CnH2n+1 x CnH2n, या डी है CnHn। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों जो एल्किल हैलाइड, हैलाइड में तो समझ ही रहे एक्स होता है, एक्स होना चाहिए। तो एक्स तो इन दोनों में एक्स है, यानी ये ऑप्शन तो दोनों कट जाएगा, सी और डी। अब हम लोग इन दोनों में से देखेंगे कौन है। तो याद रखेंगे CnH2n+1 x होता है प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। तो एल्किल हैलाइड का समान सूत्र CnH2n+1 x होता है। चलिए जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है,
ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या 0.34 वोल्ट भी से वोल्ट होता है, या -0.76 वोल्ट, या सी जो है 0.2 वोल्ट, या डी जो है 0.0 वोल्ट। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है वो होता है 0 होता है प्यारे बच्चों, शून्य होता है। इस चीज को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? क्या धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्या विलयन के ताप पर निर्भर करता है, कि विलयन की मोलरता पर निर्भर करता है, या इन सभी पर करता है? तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है वो इन ऑप्शन जो दिया है इन सभी ऑप्शनों पर निर्भर करता है, यानी धातु की प्रकृति पर भी, विलयन के ताप पर भी और विलयन की मोलरता पर भी निर्भर करता है। यानी हमारा ऑप्शन जो है डी जो है राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तो जल्दी से लिखिए प्यारे बच्चों, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर है, किसी विलयन का प्रसरण दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? क्या P = RT/C से, या P = CT/R से, या P = RC/T से, या P/C = RT से? तो प्यारे बच्चों बता दें ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये। तो थोड़ा सा हम यहाँ बता दें कि चूंकि PV = होता है NRT, यहाँ समझिए कैसे इसको हम देखेंगे, चेक करेंगे कौन ऑप्शन सही है, या P = N/V × RT। तो अब याद रखेंगे यहाँ ये जो N/V है इसके जगह पर हम लिख देंगे C होता है RT, या ये हो जाएगा P इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका C = RT। तो हम देख रहे हैं कि यही ऑप्शन जो है ये दिया हुआ है ये चौथा में, यानी डी में, P/C = RT। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसको आप लोग क्लियर कर लेंगे कि कैसे ये P/C = RT होता है, जबकि कोई भी ऑप्शन इस रूप में नहीं मिलेगा। तो इस तरह इसलिए जो है 19 नंबर का जो विकल्प है प्यारे बच्चों डी सही होगा। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक बढ़ेगा कि घटेगा कि अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए प्यारे बच्चों कि जब ताप बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक बढ़ेगा प्यारे बच्चों, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह से हमारा 20वां का जो ऑप्शन होगा विकल्प जो सही होगा वो बी होगा, यानी बढ़ेगा, यानी ताप बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक बढ़ेगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों बहुत ही कम समय में हम 20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन को कवर किया, एमसीक्यू क्वेश्चन पूरे केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर से, ये आप लोगों को हमने कम समय में इस क्वेश्चन को कवर किया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और हाँ हमारे चैनल से प्यारे बच्चों अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी हमारा वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।